हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उस पर मैं आपको बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। सो जो वीडियोज़ अभी आपको मिल रही हैं, जैसे कि हिस्ट्री की मिल रही है, तो उसके लगातार आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। और ऐसे ही अब मैंने साइंस की जो स्टार्ट की है उसमें आपको साइंस के सारे क्वेश्चन मतलब मिलते जाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी का जितना भी सेक्शन है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम जल्दी से अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है, यानी कि जो जीवन की उत्पत्ति मानी जाए कि पृथ्वी पर हुई है तो वो कब से हुई है। 20,000 वर्ष पूर्व, या फिर 2 लाख वर्ष पूर्व, या फिर 20 लाख वर्ष पूर्व, या फिर 2 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 अरब वर्ष पूर्व जो है वो जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे पुराने जीव जो पृथ्वी पर थे वो कौन से थे, कैसे थे, क्या थे। तो देखिए, आपने सुना होगा नील हरित शैवालों के बारे में, जिनको कि हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नील हरित शैवाल। तो ये जो नील हरित शैवाल होते हैं इन्हीं को सर्वप्रथम जीव माना जाता है, क्योंकि क्या था, ये एक कोशिकीय जीव थे। ठीक है, और इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, आपको पता होगा। 2 तरह की कोशिकाएं जो हैं आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो जीव भी जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, यानी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और एक कोशिकीय होते हैं यानी कि यूनिसेल्यूलर होते हैं। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुकोशिकीय हैं यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। और जो हमारी अगर कोशिका की बात की जाए तो हमारी जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, क्योंकि जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। और जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपका ये ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने बताया, एक कोशिकीय जीव, वो सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। ये भी बताया मैंने कि 2 लाख वर्ष पूर्व जो है, सॉरी 2 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पुराने जीव नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर बात करें ये नील हरित शैवालों से कैसे जीवन बना, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि नील हरित शैवाल थे, इन्होंने क्या किया, क्योंकि अब ये जीव थे, जीवित थे, तो इन्हें भोजन की ज़रूरत तो पड़ी ही होगी। अब भोजन की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने क्या किया, सूर्य के प्रकाश और जल तो था ही। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से अपने भोजन का निर्माण करना शुरू कर दिया। जैसे आप जानते हैं पौधे जो हैं वो कैसे भोजन अपना बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, जो सन की लाइट होती है, उसके बाद जो पानी होता है, ये सारी चीज़ों से उनके भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, फिर इसी प्रक्रिया से माना जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में आई, क्योंकि ये जब प्रक्रिया हुई तो ऑक्सीजन उससे उत्सर्जित हुई और ऑक्सीजन फैलने लगी, जिससे बाकी जीवों के विकास में सहायता मिली। ठीक है, बाकी जीव जो हुए वो पैदा हो पाए। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। मैंने इसको काफ़ी डीपली आप लोगों को डिस्क्राइब किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृतिवाद प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। ठीक है, प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, तो जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है यानी कि प्राकृतिक वर्णवाद है, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। पहले हम यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन जो 4 दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है, किन चीज़ों पर आधारित है। ओवर प्रोडक्शन पे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पे।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, अगर हम बात करें डार्विन की, तो सबसे पहले मैं आपको डार्विन के बारे में बता दूं। इनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इनका नाम था, इंग्लैंड के थे और एक जैव विकासविद थे। ठीक है, इन्होंने ही अपना इस सिद्धांत ये जो प्रस्तुत किया, जिसको नेचुरल सिलेक्शन थियरी बोल रहे हैं, इसको डार्विनवाद भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने ही प्राकृतिक वर्णवाद की जो थियरी थी वो बताई। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? जो इनकी जो व्याख्या थी, इनकी एक बुक में छपी, वो बुक का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये हिंदी में उसका नाम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये सारी थियोरी जितनी भी आप देख रहे हैं, 4 की 4, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस सॉरी थोड़ा सा जुकाम है मुझे, तो चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और उसके बाद जो चौथा ऑप्शन तो था कि उपर्युक्त सभी। तो मैंने आपको बताया कि तीनों चीज़ें उसमें मिली। तो इन्होंने ये जो थियरी दी, इसके अनुसार जो देखिए, आप देख सकते हो ओवर प्रोडक्शन यानी कि बहुत सारे जैसे जीव, मान लीजिए हम किसी भी जीव की बात करते हैं, उनका ओवर प्रोडक्शन यानी कि वो बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन यानी पैदा हुए। फिर उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, और स्ट्रगल हुआ किसके लिए? एग्जिस्टेंस के लिए, एंड वेरिएशंस के लिए, यानी कि अपने आप को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवित रखने के लिए, अपनी एक पहचान बनाए रखने के लिए एक स्ट्रगल हुआ, यानी वो जीवित रहने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। ठीक है, पहली चीज़ ये। फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और वो लोग ही सर्वाइव कर पाए, वो लोग ही जीवित रह पाए जो कि सबसे अच्छे थे, और जिनकी जो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जिनका जो जेनेटिक था वो सबसे बढ़िया था, बेहतर था, उम्दा था, और जो अपने आप जो सबसे ज़्यादा मजबूत थे। ठीक है, वही जीवित रह पाए, और उन्होंने ही आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपनी तरह की जातियाँ जो हैं, जैसे जानवरों की कई अलग अलग जातियाँ होती हैं, तो उनका निर्माण किया। ठीक है, तो ये है डार्विन की थियोरी, जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास जो है, जिसको कि हम इवोल्यूशन बोलते हैं, उसको सबसे पहले किसने समझाया? तो देखिए, 4 ऑप्शन है। न्यूटन आप जानते हैं फिजिक्स से रिलेटेड है, इसमें कोई वो नहीं है। आइंस्टीन को भी आप जानते हैं। चार्ल्स डार्विन का मैंने अभी आपको बताया था, तो वो तो हो ही नहीं सकता। आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो क्या है? लैमार्क। ठीक है, तो जो लैमार्क है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को समझाया अच्छे से। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या समझाया इन्होंने, क्या बताया, और इनकी एक जो बुक है वो भी पूछी जाती है। ठीक है, तो बुक भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इनका पूरा नाम था बैप्टिस्टे डी लैमार्क। ठीक है, नाम भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, बैप्टिस्टे डी लैमार्क। इन्होंने एक बुक लिखी थी, फिलोसफी जूलॉजिक। ठीक है, बुक का नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। उसमें ही ये जो थियोरी थी, जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ये उसी में छपा था, और उसी में इन्होंने अच्छे से समझाया था कि जो जीव विकास है, जो जीव विकास हुआ है, जैविक विकास हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है, वो उन्होंने अपनी उस बुक में समझाया था, जिसका नाम है फिलोसफी जूलॉजिक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो म्यूटेशन थ्योरी है, उसका मतलब कि प्रतिपादन किसने किया था, किसने बताया था उसके बारे में। ठीक है, तो ये एक बोटेनिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, तो आप देख सकते हो चौथा ऑप्शन जो है ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने ही म्यूटेशन थ्योरी यानी कि उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में बताया था। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया था कि जो भी कोई नई प्रजाति होती है वो अचानक एक ही बार में आती है और स्पष्ट होती है। ठीक है, और स्थायी होती है, और उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो जो जाति का, इन्होंने कहा जाति का जो पहला सदस्य होता है उसे ही क्या बोलते हैं? म्यूटेंट बोलते हैं, यानी कि उसे ही उत्परिवर्तित बोलते हैं, जिसमें कि वो उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, और इन्होंने सांध्य प्रिमरोज यानी जिसको बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज, उस पर अपना प्रयोग किया था। ये भी पूछा जाता है किस पे प्रयोग किया था, तो इवनिंग प्रिमरोज पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। दरअसल में इनका कहने का क्या मतलब था, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इन्होंने कहा था उत्परिवर्तन सिद्धांत, मान लीजिए कोई पीढ़ी दर पीढ़ी किसी में कोई लक्षण चले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अचानक से किसी
एक उसकी जाति में वो जो है वो लक्षण अलग तरीके के आ जाते हैं, या कुछ लक्षण विलुप्त हो जाते हैं, या हम कह देते हैं एकदम नए लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जिसमें वो नए लक्षण आ जाएंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे, म्यूटेंट बोलेंगे, यानी उत्परिवर्ती बोलेंगे। और वो ही उस तरीके से फिर सारे जितने भी आगे के जितने भी आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी लोग होते जाएंगे, या जो भी जानवर या भी जो भी जीव होते जाएंगे, वो उसी तरीके के होंगे, ठीक है। इनका ये कहना था। तो ये था आपका उत्परिवर्तन सिद्धांत, यानी कि म्यूटेशन थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको सूची 1 से सूची 2 जो है उसका मेल करना है, ठीक है, मैं मैचिंग करनी है। चलिए जल्दी से करते हैं। अभी मैंने आपको बताया म्यूटेशन थ्योरी जो थी उसके बारे में किसने बताया था, उसके बारे में बताया था ह्यूगो डिब्रीज ने, ठीक है। तो आपका ये जो फर्स्ट है वो 4th से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आया है विकास का सिद्धांत। तो देखिए विकास का सिद्धांत जो है वो डार्विन, मैंने आपको बताया था विकासवाद जो सिद्धांत है वो डार्विन का था। तो विकास का सिद्धांत आपका किससे मिल जाएगा, डार्विन से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना, ये आपको याद करना होगा, बीडल और टैटम की है। इन्होंने एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना दी थी, ठीक है। और जो आपकी ओपेरॉन अवधारणा है वो जैकब और मोनोड। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी होंगी अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास का मुख्य कारक है, क्वेश्चन में पूछा गया है विकास का मुख्य कारक है, क्या है मुख्य कारक, हम किसको माने एक तरीके से, यानी कि एक तरीके से ये जितने भी ह्यूगो डिब्रीज, लैमार्क और डार्विन ने जो जो भी अपने मत दिए उसमें से किस चीज़ को हम विकास का मुख्य कारक मान सकते हैं, सबसे सही मान सकते हैं। देखिए एक जो उत्परिवर्तन है यानी कि म्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए हासिल किए हुए गुण, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ हासिल किए हुए गुण आ रहे हैं, ठीक है। या फिर लैंगिक जनन, या फिर प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण जो कि एक तरीके से अभी हमने बोला था ना कि प्राकृतिक चुनाव डार्विन का जब हमने पढ़ा था, तो उसमें तो पूछ रहा है कि विकास का इसमें मुख्य कारक क्या है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों में मुख्य कारक माने तो मुख्य कारक हम किसको मानेंगे, प्राकृतिक वर्ण को मानेंगे, यानी कि जो डी ऑप्शन है प्राकृतिक वर्ण वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक वर्ण ये जो नेचुरल सिलेक्शन होता है एक तरीके से इसी को हम सही मानेंगे, क्योंकि यही क्या करता है जीनों को जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाता है, या एक तरीके से बोल सकते हैं अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है, ठीक है। उन्हीं जो जीन हैं जिनको हासिल किया जाता है उन जीनों को आगे तक ये ले जाता है। तो ये जो प्राकृतिक वर्ण है यही विकास का एक तरीके से हम मान सकते हैं कि मुख्य कारक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि पहले सांपों के कुछ और भी अंग होते थे, लेकिन उसके बाद अंग क्यों नहीं बचे, पैर क्यों नहीं बचे, कि सांपों में भी पैर माने जाते हैं कि पैर होते थे फिर क्यों नहीं बचे। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं। तो पहला है कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से। फिर आपका लिखा है प्राकृतिक चयन से, या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, ठीक है। देखिए जिन अंगों का मनुष्य जितना ज़्यादा उपयोग करता है वो अंग आगे तक उसमें उतने ही ज़्यादा, अब जैसे बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा आगे की जो मनुष्यों की पीढ़ी आएगी उसमें ऐसा मानते हैं कि जो पैर की छोटी उंगली होती है, जो लास्ट की जो उंगली होती है वो ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं रहेगी क्योंकि उसका काम नहीं होता। या फिर अगर वो आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोली जाती है कि मनुष्य में धीरे धीरे ख़त्म हो गई। जैसे पहले क्या माना जाता था, पूँछ होती थी और वो पूँछ धीरे धीरे क्या हो गई, अवशेषीय अंग के रूप में बची, यानी कि एक तरीके से ख़त्म हो गई, ठीक है। तो जिन अंगों का जो भी जानवर यूज़ करता है वो उसमें आगे तक पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, लेकिन जिन अंगों का काम करना यूज़ करना बंद कर दिया जाता है वो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे की पीढ़ियाँ होने लगती हैं तो वो अंग उनमें विलुप्त होने लगते हैं या फिर अवशेषीय अंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि जो सांप थे उनमें पहले जो पैर होते थे वो धीरे धीरे क्या था कि क्यों ख़त्म हो गए, क्योंकि वो
अंगों का अनुपयोग करते थे या उसका उपयोग नहीं उतना अच्छा करते थे, वो रेंग अच्छा से लेते थे, तो वो उनके पैर धीरे धीरे ख़त्म हो गए ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में लिखा है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि ये हाल में ही विलुप्त हो गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है, चीता, बाघ, तेंदुआ, सिंह। ठीक है, तो चीता जो है वो एक तरीके की बिल्ली होती है। ठीक है, बिल्ली की एक प्रजाति है अलग टाइप की। ठीक है, होती क्या है, वो एक तरीके से कैट ही होती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग है, लेकिन जो आपका चीता है वो एक तरीके का क्या होती है, कैट की एक प्रजाति होती है। और ये जो प्रजाति है वो भारत में बहुत पहले ही विलुप्त हो गई। हाल ही में बोला जा रहा है, वैसे काफ़ी पहले ये जो प्रजाति है वो विलुप्त हो गई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1992 में। ठीक है, तो ये आरएएस में आया था क्वेश्चन, और ये 1992 का आया था, इसलिए हाल शब्द जो है वो लगा हुआ है। तो ये जो आपको भी पता होगा कि जो चीते थे वो क्या हो चुके हैं, भारत से पूर्णतया विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। देखिए इसमें सरीसृप वर्ड आया जिसको कि रेप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, रेप्टाइल, जिन ऐसे रेप्टाइल कैटेगरी में ऐसे जानवर रखे जाते हैं जिनकी जैसे लंबी पूंछ हो, या फिर जैसे आपने देखा है सांप जो है ना, वो भी रेप्टाइल यानी कि सरीसृप कैटेगरी में आता है। जो छिपकली है वो भी रेप्टाइल कैटेगरी में आती है। तो इस तरीके के जो जानवर हैं वो रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जो आर्कियोप्टेरिक्स था वो क्या था, वो था जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। वो जुरासिक काल का सबसे पुराना पक्षी माना जाता है आर्कियोप्टेरिक्स। लेकिन जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसको एक तरीके से हम लिंक मान सकते हैं रेप्टाइल्स और जो आपके पक्षी हैं उनके बीच की। ठीक है, सरीसृपों और पक्षियों के बीच की एक संयोजक कड़ी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के ही गुण उपस्थित थे। ठीक है, दोनों के ही गुण उपस्थित थे, क्योंकि इसकी लंबी सी पूंछ थी और चोंच थे, चोंच में इसके दांत उपस्थित थे, और जो पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनमें पंजे भी उपस्थित थे, जो मतलब अग्रपाद जिसको बोला जाता है उसमें पंजे उपस्थित थे। तो ये एक था तो पक्षी, और जो इसके पैर थे वो पंखों में रूपांतरित हो जाते थे। ठीक है, जो इसके पहले के पैर थे वो पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। तो ये पक्षी ही था, लेकिन ये एक कड़ी था किसके किसके बीच की, पक्षी और सरीसृप के बीच की। ठीक है, लेकिन हम इसको किस में रखेंगे, सर्व पुरातन पक्षी में ही मानेंगे। ठीक है, सरीसृप में नहीं माना जाएगा। तो ये जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? देखिए अभी हमने बताया था, बस उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, तो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है ये, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरीसृप व पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मैमथ पूर्वज है, किसका पूर्वज है? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। तो जो मैमथ है, ठीक है, वो वर्तमान टाइम में तो एक तरीके से बोले तो वो है ही नहीं, विलुप्त हो चुका है। ये मैमथ जो है बहुत पुराना एक था जो कि हाथी की तरीके था। ठीक है, बहुत बड़ा हाथी, एक तरीके से हाथी से भी ज़्यादा बड़ा होता था ये। लेकिन ये कैसा था, वो हाथी जैसा था, और इसके जो जैसे आप हाथी के दो दांत देखते हैं जो कि उसके सूंड के अगल बगल में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। मैमथ के जो मिला है स्ट्रक्चर, मैमथ का अवशेष जो मिले हैं, वो दांत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते थे। ठीक है, जो कि बाहर की तरफ निकले रहते थे और नुकीले होते थे। तो जो मैमथ है वो हाथी का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, तो जो इसमें मैमथ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो हाथी का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए डायनासोर्स के बारे में पूछा गया है। डायनासोर क्या थे? सीनोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक पक्षी थे, पैलियोजोइक एम्फीबिया थे, या फिर मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, तो जो डायनासोर थे, देखिए
डायनासोर्स के बारे में आपने काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, है ना, और आपने बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह भी देखी होंगी, लेकिन थे कौन ये, इनको हम किन एरा में रख सकते हैं या क्या मान सकते हैं? तो देखिए, जो ये डायनासोर थे ये मेसोजोइक एरा से रिलेटेड थे। कभी कभी एरा पूछ ली जाती है, अभी शायद एरा का क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दे रही हूँ कि ये मेसोजोइक एरा से रिलेटेड थे और ये मेसोजोइक सरीसृप थे, यानी कि ये एक रेप्टाइल की कैटेगरी में आते थे। किस कैटेगरी में आते थे? ये एक रेप्टाइल कैटेगरी में आते थे, ठीक है। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेसोजोइक सरीसृप थे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इनकी बहुत सारी प्रजातियां थी, लगभग इनकी जो मोस्टली प्रजाति मानी जाती है वो कहा जाता है कि जब आपने पढ़ा होगा कि जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो जैसे कि पृथ्वी थी तो पृथ्वी पे बहुत सारे उल्का पिंड गिरे थे, ठीक है। तो माना जाता है कि उल्का पिंडों के ही गिरने से लगभग जो 76% जो डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां थी वो लगभग 76 तो इन्हीं चीज़ों की वजह से, जो उल्का पिंड थे और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि गोंडवाना महाद्वीप अलग हो गया था, तो उससे भी बहुत सारे जो ये जानवर थे, डायनासोर थे, वो सारे ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो ये जो मेसोजोइक एरा के माने जाते हैं डायनासोर, ठीक है। और ये कौन से थे? ये सरीसृप थे, मेसोजोइक सरीसृप थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनासोर रहे, देखिए यहाँ पे आपसे एरा मैंने बोला था, अभी पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पैलियोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में या फिर प्लास्टोसीन युग में। तो जो डायनासोर थे अभी आपने पढ़ा था ये मेसोजोइक एरा से रिलेटेड थे, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा, मेसोजोइक युग से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके यहाँ पे हाँ क्वेश्चन सारे हो गए हैं कंप्लीट, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो जितना ही ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करोगे मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे। तो कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।